विद्यार्थियों, बीती कक्षा में हमने परिवार की अवधारणा को जाना। हमने ये भी जाना कि परिवार की परिभाषा क्या है। तत्पश्चात हमने जाना था कि परिवार एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस रूप और स्वरूप में पहुंचा, और हमने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि परिवार एक ऐसी अवधारणा है जो समय, काल और देश की परिधि से परे सर्वत्र व्याप्त रही है। और हमने पिछली कक्षा में एक विवाही परिवार के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपसे ये कहा था कि एक विवाही परिवार को लेकर सामाजिक वैज्ञानिकों ने क्या आलोचना की है, इसके बारे में हम जानेंगे। आज हम जानेंगे कि एक विवाही परिवार के संबंध में सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपना कौन सा पक्ष रखा और उन्होंने किस तथ्य को लेकर उसकी आलोचना की। तो ये कहा गया कि परिवार की समिति में विकास का होना माना जा सकता है, परंतु सभी समाजों में परिवार के विकास का होना आवश्यक नहीं है और न ही इसे स्वीकार किया जा सकता है। अतः मॉर्गन का ये सिद्धांत व्यवहारिक रूप से ठीक प्रतीत नहीं होता। कौन सा सिद्धांत दिया था मॉर्गन ने? मॉर्गन ने 5 अवस्थाओं की बात की थी, जिसमें उन्होंने आखिरी अवस्था एक विवाही परिवार की बात की थी, और प्रारंभिक अवस्था थी यौनाचार की, और फिर तत्पश्चात समूह विवाह की बात की थी, सिंडियोसिमियम परिवार की बात की थी। तो समाज वैज्ञानिकों का कहना है कि एक हर समाज में जो अवस्था उन्होंने बताई कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। कहीं हो सकता है कि बीच की अवस्था आए नहीं, और जो मॉर्गन ने बताया तुरंत जो तीसरी अवस्था है वो आ जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका विरोध इस बात को लेके हुआ कि मॉर्गन का सिद्धांत ना तो प्रैक्टिकलिटी में दूसरे सामाजिक वैज्ञानिकों को ठीक लग रहा था, मानव शास्त्रियों को सही लग रहा था, और मानव शास्त्रियों का ये मानना था कि एक विवाही परिवार को ही परिवार के अंतिम अवस्था मानने का कोई तार्किक कारण भी नहीं है। कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है कि एक विवाही परिवार ही जो स्वरूप है, वो स्थायित्व है, वो ही फाइनल स्टेज है परिवार की। तो वास्तव में ऐतिहासिक तथ्य मॉर्गन के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते, ऐसा मानव शास्त्रियों का मानना है। मानव शास्त्री ये भी मानते हैं कि मॉर्गन का सिद्धांत कल्पना और अनुमान पर आधारित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं बहुसंख्यक कारकों के सिद्धांत की। ठीक है, अब बहुसंख्यक कारक सिद्धांत क्या है? हमने इससे पूर्व सभी सिद्धांतों को जिनमें पढ़ा, तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विरोध हुआ। तो आधुनिक समाजशास्त्रियों के अनुसार संसार में अलग अलग समाजों में परिवार के विवाह का क्रम अलग अलग रहा है। यही बात मैं अभी आपसे कह रही थी कि समाजशास्त्रियों का मूलतः ये कहना है कि कहीं समूह विवाह के बाद सीधे एक विवाही परिवार आ सकता है, तो कहीं समूह विवाह के बाद परिवार की अवस्था सिंडियोसिमियम में आ सकती है। तो कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर एक परिवार की व्यवस्था के बाद सुनिश्चित है कि दूसरा ही स्टेप आएगा। वो स्टेप लांघा भी जा सकता है, वो स्टेप सूक्ष्म रूप से गायब भी हो सकता है, या उसका बहुत अल्पकालीन अस्तित्व रह सकता है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए बहुसंख्यक कारक सिद्धांत की बात की गई, और आधुनिक समाजशास्त्रियों के अनुसार संसार में अलग अलग समाजों में परिवार के विवाह का क्रम अलग अलग रहा है। और इस संबंध में राल्फ लिंडन ने जो कहा है वो बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा था कि समाज ने विकास की एक अकेली और एक सी रेखा का नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने वाले अनेक रेखाओं का अनुसरण किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एक गति से एक सीधी लाइन पे समाज कभी भी नहीं चला है। व्यक्ति संस्कृति का धारक है, व्यक्ति अनुसरण करता है, ये बात बिल्कुल स्वीकार्य है, परंतु सभी व्यक्ति सभी समाज में सभी काल में एक दिशा के अनुरूप चलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इस बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि विकास एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन की तरीके से बढ़ेगा, ऐसा संभव नहीं है। वो भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने वाली अनेक रेखाओं का अनुसरण करता है। कौन? विकास। विकास अपने आप में कोई अवस्था नहीं है। विकास कौन करता है? विकास करने वाली जो व्यवस्था है उसका मनुष्य अंग है। ठीक है, तो यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जो लिंटन कहते हैं कि समाज ने विकास की एक अकेली और एक सी रेखा का नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने वाली अनेक रेखाओं का अनुसरण किया है।
इसी प्रकार आधुनिक समाजशास्त्र परिवार के उद्गम के बारे में बहुसंख्यक कारकों का सिद्धांत जिसे मल्टीपल फैक्टर थ्योरी को स्वीकार करते हैं। क्या है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी? इसके संबंध में मैकआवर पेज ने विस्तृत चर्चा करते हुए कहा था कि भिन्न भिन्न पर्यावरणों में भिन्न भिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति पाते हुए मानवीय इच्छाएं और चेतन आवश्यकताओं की एक जटिलता ने सब कहीं कहीं किसी न किसी प्रकार से व्यवस्थाओं को जन्म दिया। ये स्वीकार तथ्य है कि कभी भी ना तो एक रेखा की तरह से मनुष्य एक ही गति की तरफ आगे बढ़ेगा, वो बहुल रेखाओं का अनुसरण करता है। उसी प्रकार से मानवीय इच्छाएं और चेतन आवश्यकताओं की जटिलता के अनुरूप व्यक्ति, देखिए ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जब हम अलग अलग प्रसार का सिद्धांत पढ़ रहे थे और दूसरे सिद्धांत पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था, संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत की मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हमने उसमें जाना था कि किस प्रकार से मनुष्य की आवश्यकता होने पे वो अलग अलग तरह के जो बात मैंने आपसे पूर्व में कही थी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये माना गया कि आविष्कार, मनुष्य जब आवश्यकता महसूस करता है तो वो आविष्कार की ओर बढ़ता है। तो यही बात है कि मानवीय इच्छाएं और चेतन आवश्यकताओं की जटिलता ने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था को जन्म दिया और इस प्रकार परिवार का जन्म अनेक कारकों से हुआ है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मैकआवर पेज ने परिवार की उत्पत्ति के कारकों को 3 भागों में विभक्त किया। क्या हैं वो 3 कारक? चलिए देखते हैं। पहला वो कहते हैं, देखिए कारक मतलब रीज़न क्या है? परिवार का जो निर्माण हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा, इस व्यवस्था को बनाने के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। तो मैकआवर पेज की दृष्टि में इसके पीछे 3 कारक हैं। पहला कामसुख। देखिए ये एक बायोलॉजिकल नीड है मनुष्य की कि परिपक्व अवस्था में वो अपनी जो मौलिक प्रवृत्ति है उसको संतुष्ट करने के लिए और ये मौलिक आवश्यकता क्या है? एक स्त्री और पुरुष दोनों की सामान्य है कि एक दूसरे के साथ संसर्ग करना, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना। तो इस भाव को संतुष्ट करने के लिए परिवार का निर्माण हुआ। ठीक है, अब उसका मैकआवर पेज दूसरा जो कारक कहते हैं परिवार की उत्पत्ति का, परिवार के निर्माण का, वो कहते हैं संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति जब हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अनादिकाल से ये भाव रहे हैं कि उसका परिवार चले, उसका वंश चले। जब वो वृद्धावस्था में आ जाए तो उसके पुत्र और पुत्रियाँ उसकी देखभाल करें। ये एक मनुष्य की प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति मानव प्रवृत्ति के कारण ही, उसकी इस इच्छा के कारण ही उसने संतान उत्पत्ति के मार्ग को अपनाया। अब संतान के लालन पालन के लिए, उसके पालन पोषण के लिए स्त्री पुरुष के स्थायी सहयोग की आवश्यकता होती है और इसीलिए परिवार की उत्पत्ति हुई। अब तीसरी बात आती है आर्थिक व्यवस्था की। तो आर्थिक दृष्टि से स्त्री तथा बच्चे पुरुष पर ही आधारित रहें, ये पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसका मूल भाव यही रहा है। अतः स्थायी परिवार की भी आवश्यकता हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काम सुख, संतान उत्पत्ति एवं आर्थिक व्यवस्था, इन 3 कारकों को मैकआवर पेज ने परिवार की उत्पत्ति का कारक माना है। ठीक है, परंतु हमें ये भी माना होगा कि परिवार जैसी जटिल और आदिम समिति की उत्पत्ति के समय और कारकों के विषय में निश्चित रूप से कि यही पर्टिकुलर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहा है, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये ठीक है कि काम सुख, संतान उत्पत्ति और आर्थिक व्यवस्था इसके एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये तीनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, परंतु परिवार एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन माना गया है। तो ऐसी जो व्यवस्था है इसके कारकों को निश्चित रूप से कुछ भी कहना दुष्कर कार्य है। अतः इस विषय में व्यापक और उदार दृष्टिकोण के साथ देखने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। आदिम मनुष्यों के सामाजिक जीवन में परिवार का आधुनिक समाजों में कहीं अधिक महत्व है। यद्यपि परिवार आदिम समाज के जीवन का केंद्र रहा है और परिवार ही उनके आचरण और व्यवहार का स्वरूप भी निश्चित करता है
और साथ ही परिवार ही उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। यह सर्वविदित सत्य है कि परिवार से व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है, उसको सुरक्षा का भाव भी मिलता है, उसे भावनात्मक संबल भी मिलता है। इसलिए परिवार अपरिहार्य है, अनअवॉइडेबल है, वो जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। बिना परिवार के व्यक्ति बिखर जाता है, अवसादग्रसित हो जाता है। अब परिवार में कौन कौन होता है? तो परिवार में साधारणतः पति, पत्नी तथा उसके बच्चे ही गिने जाते हैं, परंतु भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुरूप समाज में परिवार के अनेक रूप पाए जाते हैं। अलग अलग आधारों के अनुसार ये रूप अलग अलग भागों में विभक्त करके देखे गए हैं। मूलतः परिवार का ये रूप, जो परिवार का जो स्वरूप है उसको निर्धारण करने के, परिवार के रूप को निर्धारित करने के 3 आधार रहे हैं। पहला संबंधों का आधार, दूसरा विवाह का आधार और तीसरा पारिवारिक वंशावली का अधिकार। तो ये बात आप समझ गए कि परिवार का रूप धारण करने के लिए मुख्यतः 3 आधार हैं, संबंधों का आधार और फिर विवाह का आधार और पारिवारिक वंशावली का आधार। तो चलिए अब इसके बारे में हम विस्तार से जानें। क्या है संबंधों का आधार? तो संबंधों के आधार पर मानव समाज में निम्न प्रकार के, जो प्रकार मैं आपको बताने जा रही हूँ उस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। पहला है केंद्रीय परिवार, प्राथमिक परिवार, जिसे प्राइमरी फैमिली कहते हैं। इसमें केवल पति, पत्नी और उनके बच्चे ही आते हैं। वो बच्चों की संख्या 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, और कई बार तो देखा गया कि एक पति पत्नी से 9 या 10 बच्चे भी होते हैं। कई आदिम समाजों में तो ये व्यवस्था काफ़ी रही है, और यहाँ तक कि आज से अगर हम 30-40 साल वर्ष पूर्व देखें तो ये देखने में आया। और आज की व्यवस्था में भी, खासकर अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें, तो एक स्त्री पुरुष जो पति पत्नी हैं उनके 5, 6, 7 बच्चे तक होते हैं। तो इसमें केवल पति पत्नी और उनके बच्चे आते हैं। बच्चे की संख्या 1 भी हो सकती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि केंद्रीय परिवार वो भी कहलाएगा जहाँ पति पत्नी और एक बच्चा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लिंग का यहाँ पर कोई भी गणना नहीं है, सिर्फ बच्चा होना चाहिए, चाहे 1 हो चाहे 9 हो। इसलिए इस प्रकार के परिवार को प्राथमिक या केंद्रीय परिवार कहा जाता है। यह परिवार का सबसे सूक्ष्म और छोटा स्वरूप होता है। इसमें दूसरे रक्त संबंधी नहीं आते। बच्चों प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आदिम समाज में परिवार की व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, तो जिन जनजातियों के नाम मैं आपको बता रही हूँ उन जनजातियों के बारे में आप प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो प्राथमिक परिवार भारत में किन जनजातियों में पाए गए? हो जनजाति का नाम क्या है? हो जनजाति में प्राथमिक और केंद्रीय परिवार पाए जाते हैं। तो याद रखने योग्य बात है कि प्राथमिक और केंद्रीय परिवार क्या हैं? जहाँ पर पति पत्नी और उनकी संतान हो, और इस प्रकार के परिवार भारत में हो जनजाति में पाए जाते हैं। आई थिंक आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं संबंधों के आधार पर दूसरा जो श्रेणी है, दूसरा जो आधार है, वह दूसरा जो प्रकार है वो रक्त संबंधी परिवार है। रक्त संबंधी परिवार में क्या होता है? एक परिवार में केवल एक ही पति पत्नी नहीं अपितु पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, और जब सब एक दूसरे से रक्त संबंधित होते हैं तो ऐसे परिवारों को रक्त संबंधित भी कहा जाता है। एक परिवार में एक पति और पत्नी नहीं अपितु पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। यहाँ पत्नियाँ 2 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें जन्म के द्वारा एक दूसरे से संबंधित लोग ही आ सकते हैं, इसलिए इसमें व्यक्तिगत इच्छा या चुनाव का कोई स्थान नहीं हो सकता। विवाह विच्छेद द्वारा ऐसे परिवारों का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि विवाह विच्छेद पति और पत्नी के मध्य हुआ, लेकिन उनसे उत्पन्न संतान आपस में रक्त संबंधी हैं। भारत में इस शताब्दी के प्रारंभ तक मालाबार के नायरों में रक्त संबंधी परिवार पाए जाते थे। तो याद रखिएगा, अभी तक हमने केंद्रीय परिवार की बात की, प्राइमरी फैमिलीज़ की बात की। तो प्राइमरी फैमिलीज़ हो जनजाति में पाई जाती हैं, और रक्त संबंधी परिवार कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ ब्लड रिलेटेड फैमिली जिसे हम कहेंगे वो नायरों में पाए गए हैं। नायर कहाँ है? मालाबार में।
अब विवाह संबंधी परिवार, विवाह संबंधी परिवार कौन से हैं? जहाँ पति पत्नी उनके बच्चों के साथ साथ विवाह द्वारा बनाए हुए संबंध भी आते हैं। ऐसे परिवारों में उन समाजों में पाए जाते हैं जहाँ विवाह को केवल दो व्यक्तियों के मिलन का आधार न मानकर परिवार के सामंजस्य और मिलन का आधार माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन आ रहा है? विवाह संबंधी परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चों के साथ साथ विवाह द्वारा बनाए गए दूसरे संबंध भी आते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल साथ में जो विवाह से रिलेटेड जो लोग हैं कि पति का भाई भी रह रहा है, पति की बहन भी रह रही है, तो ये रिश्ते बने हुए हैं। तो ऐसे परिवारों में सामंजस्य और इसकी आधार भूमि क्या है कि इसकी आधार भूमि ये है कि सिर्फ विवाह एक स्त्री और एक पुरुष का मेल नहीं है, अपितु दो परिवारों का मेल है। और भारतवर्ष में खरिया जनजाति में ऐसे परिवारों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे? पहले प्राइमरी फैमिलीज़ की। प्राइमरी फैमिलीज़ कहाँ मिलती हैं? हो जनजाति में। तत्पश्चात हमने बात की, अभी हमने विवाह संबंधी बात की, उससे जो दूसरे नंबर पर हमने बात की थी रक्त संबंधी परिवार की बात की थी। और रक्त संबंधी परिवार कहाँ पाए जाते हैं? इस शताब्दी के आरंभ तक मालाबार के नायर जो जनजाति है उसमें पाए जाते थे। और इसके बाद हम विवाह संबंधी बात करेंगे। विवाह संबंधी परिवार, हम नायरों को जनजाति भी नहीं कह सकते। नायरों बेसिकली एक ऐसा जो समाज है जो मातृसत्तात्मक समाज रहा है। फिर विवाह संबंधी परिवार, विवाह संबंधी परिवार में पति पत्नी और विवाह और उनके बच्चों के साथ विवाह द्वारा बनाए हुए संबंध भी आते हैं और ये भारतवर्ष में खरिया जनजाति में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद विस्तृत या संयुक्त परिवार की बात करते हैं। विस्तृत और संयुक्त परिवार में कौन आता है? विस्तृत और संयुक्त परिवार में आते हैं केंद्रीय परिवारों में अन्य रिश्तेदारों के आकर रहने से उनका आकार बढ़ जाता है और इस प्रकार के बड़े परिवार में विकसित होकर विस्तृत या संयुक्त परिवार कहे जाने लगते हैं। देखिए, भारत में जब हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर विश्व में हम चर्चा करें तो हमारे मन मस्तिष्क में भारत का एक चित्र उभर कर आता है। भारत में जो संयुक्त परिवार की प्रथा है वो बहुलता से देखने में आती है और मध्य भारत के अनेक जनजातियों में भी ऐसे परिवार पाए जाते हैं। हिंदुओं का संयुक्त परिवार भी इस प्रकार की श्रेणी में आता है। बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है और कि क्या भारत में संयुक्त परिवार समाप्त हो रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज़ ख़त्म हो रही हैं। देखिए, यहाँ पर अलग अलग समाजशास्त्रियों के, अलग अलग मानव शास्त्रियों की अलग अलग विचारधारा है। कुछ का ये मानना है कि संयुक्त परिवार समाप्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि जो संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है? पति पत्नी, उनके बच्चे, पति के भाई बहन, पति के माता पिता, एक परिवार की संख्या बहुत अधिक होती है। वहाँ पर 15-20 फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। अब कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है कि व्यवसाय, नौकरी की आवश्यकता और रोजगार को ढूंढने के लिए परिवार के सदस्य जब बिखर गए और गांव से शहरों की ओर चले गए तो ऐसी अवस्था में संयुक्त परिवार बिखर गए हैं, टूट गए हैं। लेकिन कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वो भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं और 30 त्योहारों पर सब लोग इकट्ठे होते हैं तो संयुक्त परिवार को हम विघटित नहीं मानेंगे। इस संबंध में देखिए, जब हम आदिम समाज की बात करते हैं तो ये संयुक्त परिवार के बारे में, इसके विघटन के बारे में बहुत अधिक हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, अपितु आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपने ये संयुक्त परिवार वाली व्यवस्था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। जो आपका सेकंड ईयर का पेपर, फर्स्ट ईयर में जो आपका सेकंड पेपर था इंडियन सोसाइटी का, वो आपने पढ़ा। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, आपको विभिन्न जो आपके जो विषय से संबंधित आसपास का जो भी मुझे लगता है जो अवधारणा है, तथ्य है, उसके संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा उसके संबंध में एक तो महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में अभी आपसे चर्चा की, कि मुझे लगता है कि जिस गति से हम चल रहे हैं
नहीं तो शायद 2 महीने में, लगभग ये सितंबर है, अक्टूबर नवंबर एंड तक आपका कोर्स समाप्ति पर आ जाना चाहिए। और उसके बाद हम रिवीजन वर्क भी शुरू करेंगे। हम आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर और आंसर्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जो विद्यार्थी पिछले जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको भी पढ़ने की चेष्टा करें। और यहाँ पर एक चीज़ और गौरतलब है कि मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप जो आपको PDF नोट्स दिए जा रहे हैं उनको आप चॉक डाउन करें, आप उनको लिखें, या आप अगर आपके पास सुविधा है तो उसे आप प्रिंट आउट निकाल लें उसका, क्योंकि मैं आपको सब कुछ टाइप करके ही देती हूँ। और लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाह रही हूँ कि मैं जो आपको असाइनमेंट दे रही हूँ वो अधिकतर वो होते हैं जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से लिए गए होते हैं, और उसी के अनुरूप मैं आपका पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो तैयार करती हूँ। तो इसलिए मैं निरंतर देख रही हूँ, अभी तक अगर मैं गलत नहीं तो शायद एक या दो बार एक या दो बच्चियों ने उत्तर दिया था, और लगभग मुझे पढ़ाते हुए, आपको ऑनलाइन कक्षा पढ़ाते हुए 2 मास बीत चुके हैं, परंतु रोज़ असाइनमेंट देने के बावजूद भी किसी भी बच्चे से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता। इससे दुखद एक अध्यापक के लिए क्या हो सकता है। पर इसी आस के साथ, इसी आशा के साथ कि आप आने वाले समय में बहुत सिंसियर एफर्ट्स करेंगे। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है प्लीज़ उसे देखना शुरू कर दीजिए। और मैं फिर से एक बार सारांश के तौर पर आपको दोहराना चाहूँगी कि हमने एक विवाही परिवार के बारे में पढ़ा था, और ये जो एक विवाही परिवार है, समूह परिवार है, ये इन सारे 5 प्रकार के जो परिवारों की चर्चा की थी वो किसने की थी? ये बात की थी मॉर्गन ने। और इसे हमने जब शुरुआत में उद्विकासी सिद्धांत, संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत पढ़ा था, तो उद्विकासी सिद्धांत को जब हमने पढ़ा था तो हमने इसको भी मॉर्गन के बारे में भी चर्चा की थी। और मॉर्गन का जो परिवार का जो एक के बाद दूसरा रूप उन्होंने बताया वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रेखी गति से बताया कि एक के बाद दूसरी स्टेज आई, दूसरी के तीसरी स्टेज आई। लेकिन ये जो सिद्धांत है इससे दूसरे मानवशास्त्री, दूसरे समाजशास्त्री सहमत नहीं हुए, और उन्होंने इस बात का विरोध किया और ये भी कहा कि ये पहली अवस्था और जो आखिरी अवस्था है इसका ये बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है कि एक से दूसरी अवस्था, दूसरी से तीसरी अवस्था आएगी। इसलिए एक विवाहित परिवार अंतिम अवस्था है ऐसा कहना गलत है, इसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। ये मॉर्गन की पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है, ऐसा दूसरे समाजशास्त्रियों का, दूसरे मानवशास्त्रियों का मानना रहा। और तत्पश्चात जब इस प्रकार का विरोध हुआ तो बहुसंख्यक कारकों का सिद्धांत आया। और बहुकारक सिद्धांत क्या कहते हैं कि समाजों ने विकास की एक अकेली और एक सी रेखा नहीं खींची, अपितु भिन्न भिन्न दिशाओं में आने वाले अनेक रेखाओं का अनुसरण किया। और इसे मल्टीपल फैक्टर थ्योरी के तौर पर जाना जाता है। और इस मल्टीपल फैक्टर थ्योरी के बारे में मैकइवर एंड पेज ने चर्चा की थी, और उन्होंने कहा था कि इच्छाओं और चेतन आवश्यकताओं की जटिलता से कहीं ना कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था का जन्म होता है, और इस प्रकार परिवार का जन्म अनेक कारणों से होता है। मूलतः मैकइवर पेज ने 3 कारणों की चर्चा की थी, काम सुख, संतान उत्पत्ति और आर्थिक व्यवस्था। देखिए ये बहुत सिद्ध कारक है कि व्यक्ति को सुरक्षा और भोजन, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? परिवार से मिलती हैं। और संतान उत्पत्ति का जो एक सामाजिक और प्रतिष्ठित मार्ग माना जाता है वो विवाह से उत्पन्न हुई संतान मानी जाती है। और काम सुख देखिए ये माना गया है कि ये मनुष्य की एक बायोलॉजिकल नीड है, एक मौलिक आवश्यकता है जिसकी अवहेलना नहीं कर सकते। एक स्वस्थ व्यक्ति की ये मूलतः आवश्यकता अधिकतर लोगों का मानना है कि ये स्वस्थ व्यक्ति की एक मौलिक आवश्यकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो इस आवश्यकता की पूर्ति किस माध्यम से होगी? तो उसका एक माध्यम जो सही
और समाज द्वारा जिसे सम्मान प्राप्त है वो मार्ग बताया गया विवाह। लेकिन मैकइवर पेज ने तो इन 3 कारकों की चर्चा की, परंतु ये माना गया क्योंकि परिवार स्वयं में एक जटिल व्यवस्था है, तो सिर्फ यही 3 कारक परिवार के निर्माण के लिए होंगे ऐसा नहीं माना गया। ये भी माना गया अनेक समाजशास्त्रियों मानव शास्त्रियों के द्वारा कि इसके अलावा और भी कारण हैं जिसके कारण परिवार का निर्माण होता है। मैं आने वाली कक्षाओं में, क्योंकि ये आपका अलग से भी प्रश्न आता है कि परिवार के क्या प्रकार हैं, तो अगर हम प्रकारों की बात करेंगे तो वही कारक भी हो जाते हैं। समझ रहे हैं हम बात कि परिवार के क्या रोल हैं, फैमिली के क्या रोल हैं, किस प्रकार से फैमिली अपना रोल प्ले करती है। तो इसके अनेक रोल प्लेइंग फैक्टर्स हैं। यही रोल प्लेइंग फैक्टर्स इसके परिवार के निर्माण के कॉज भी बन जाते हैं। समझ गया? तो इसको हम बहुत विस्तार से, इसके शायद 10 या 12 कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से, क्योंकि कई बार आपका 20 अंक का प्रश्न आने की संभावना होती है। हाँ, एक रिक्वेस्ट और करूँगी आप लोगों से, क्योंकि पहले अपेक्षित ये था कि जो आपके 3rd ईयर के, दैट मीन्स आपसे सीनियर जो बच्चे थे वो प्रमोट कर दिए जाएंगे, इस प्रकार की कुछ व्यवस्था चल रही थी। परंतु अब संभावना ये है कि एग्ज़ाम्स 3rd ईयर के जो आपके सीनियर विद्यार्थी हैं उनके 3rd ईयर के एग्ज़ाम होंगे, तो जो भी विद्यार्थी आपके संपर्क में, क्योंकि ये 3rd ईयर के नोट्स हैं, ये 3rd ईयर के वीडियो हैं, इन्हें आप उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि परिवार में 3 आधारों पर परिवार के प्रकारों की बात की गई थी। पहला संबंध के आधार, दूसरा विवाह के आधार तथा पारिवारिक वंशावली का आधार। तो आज सिर्फ हम संबंधों के आधार की बात करेंगे, उसके बाद आने वाली कक्षाओं में हम विवाह के आधार तथा पारिवारिक वंशावली के आधार की बात करेंगे। तो संबंधों के आधार पर पहला जो परिवार था प्राथमिक और केंद्रीय परिवार, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हो जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए गए। और ये परिवार कौन से हैं? जहाँ पति पत्नी और उनकी संतान रहती है। अब ये संतान 1 भी हो सकती है और 9-10 भी हो सकती है, इसकी कोई संख्या निर्धारित समाजशास्त्रियों के द्वारा नहीं की गई है। तत्पश्चात जब हम बात कर रहे हैं प्राथमिक, ये सारे प्रकार किसके हैं? संबंधों के आधार पर। तो पहला हमने जाना केंद्रीय परिवार, दूसरा अब हम जानेंगे रक्त संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार नायरों में पाए गए। नायर कहाँ रहते हैं? मालाबार में। ठीक है। मारावल कहाँ है? साउथ में। तो एक ही परिवार में केवल एक ही पति पत्नी नहीं, अपितु वहाँ पर जो रक्त संबंधी हैं वो रहते हैं। ये विवाह, अब उसके पश्चात हम विवाह संबंधी परिवार की बात करेंगे। पहला हमने किसकी बात की थी? केंद्रीय परिवार की। ये सारे परिवार के प्रकार कौन से हैं? संबंधों के आधार पर। दूसरी बात की थी हमने रक्त संबंधी परिवार की। अब तीसरी बात की हमने विवाह परिवार की, विवाह संबंधी परिवार की। तो विवाह संबंधी परिवार में पति पत्नी है और बच्चों के साथ विवाह द्वारा बनाए गए जो संबंध हैं वो लोग भी वहाँ रहते हैं। और ये इस प्रकार के परिवार कहाँ पाए जाते हैं? खरिया में। खरिया क्या है? खरिया कोई जगह नहीं है, खरिया जनजाति है। और तत्पश्चात हमने विस्तृत या संयुक्त परिवार की बात की। तो अमूमन ये मध्य भारत के अनेक जनजातियों में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने परिवार के एक और पड़ाव को पूरा किया। हमने परिवार के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। आने वाली कक्षाओं में शायद 2 या 3 कक्षाएं और हम पढ़ेंगे जिसमें परिवार के बारे में, और उसके बाद आपका जब ये टॉपिक शुरू हो जाएगा तो हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर पढ़ रहे हैं उसकी यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 के टॉपिक सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सामाजिक मानवशास्त्र क्या है, ये हमने पढ़ लिया है। हमने उसके बाद ये भी पढ़ा कि जनजाति क्या है और जनजाति और जाति में क्या अंतर है। उसके बाद हमने संस्कृति की अवधारणा, और ये सब हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है कि संस्कृति क्या है, संस्कृति की अवधारणा क्या है और संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत क्या है। और मैंने सबसे पहले जो पढ़ाया था आपको वो पढ़ाया था धर्म और जादू।
जो आपके यूनिट 3 में है। और ये धर्म और जादू क्यों मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि मेरा ये मानना था, ऐसा मेरा मानना रहा कि अगर हम धर्म और जादू को नहीं पढ़ेंगे तो हम आदिम समाज को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम मैंने आपके उस टॉपिक को लिया था। दैट मीन्स आपके टॉपिक हैं 9, ठीक है, और 9 में से हम 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, 5वां टॉपिक हमारा चल रहा है। बेझिझक खुले मन से आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के भेजें। और अगर आप हिचक रहे हैं कि नहीं हम व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि पर्टिकुलर वो नेम से ही आएगा, तो अगर कोई विद्यार्थी, कोई बच्ची, कोई बच्चा अगर हिचक रहा है कि वो चाहता है कि बाई नेम ना आए, तो वो अपनी क्वेरी कॉलेज टाइमिंग्स जो आपकी 10 से 3 का समय है, 3 बजे के बाद भी आप 3:30-4 बजे तक, यहाँ तक कि आपको लगता है आप पढ़ने बैठे हैं, बहुत मन से बैठे हैं और आप एकदम से परेशान हो गए, आप कुछ पूछना चाहते हैं और अगले दिन तक इंतज़ार करना स्वाभाविक है कि उस प्रश्न का उत्तर उसी वक्त मिल जाए तो बहुत बेहतर लगता है। तो आप रात को मुझे 8-9 बजे तक भी फ़ोन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यकीन जानिए मैं पढ़ने वाले बच्चों के साथ मन से इस कदर जुड़ी हुई, ये बात आप भली बात ही जानते हैं कि अगर आप रात के 10 बजे भी फ़ोन मुझे करेंगे तो मैं झुंझलाऊंगी नहीं, ये पक्का वाला वादा है आप लोगों से। इसलिए अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही हो तो बेझिझक पूछिए, लेकिन पढ़िए। मैं बार बार आप लोगों को दोहराती हूँ, प्लीज़ पढ़िए, मेहनत कीजिए और बहुत उन्नति कीजिए। धन्यवाद।